नमस्ते। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी अजीब लगने वाली सफर पर चलेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे सारे गैजेट्स, फोन से लेकर कंप्यूटर तक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर चलते हैं। मतलब करंट का बहना यानी चार्ज का बहना। लेकिन क्या होगा अगर हम चार्ज को कुछ देर के लिए भूल जाएं और इलेक्ट्रॉन की एक और ज्यादा रहस्यमयी खासियत पर ध्यान दें। हमारे पास एक लेक्चर के कुछ अंश है जो हमें इस नई दुनिया की झलक दिखाते हैं, जिसका नाम है स्पिनट्रॉनिक्स। आज हमारी चर्चा का मिशन है ये समझना कि इलेक्ट्रॉन का ये जादुई स्पिन आखिर है क्या और इससे स्पिन वॉल्व जैसा एक क्रांतिकारी डिवाइस कैसे काम करता है। एक ऐसा डिवाइस जो शायद हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसी चार्ज के बहने से करंट बनता है। लेकिन इस सोर्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के पास एक और चीज है जिसे स्पिन कहते हैं। ये आखिर है क्या? क्या ये सच में किसी लट्टू की तरह घूमता है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि स्पिन शब्द थोड़ा सा धोखा दे सकता है। इसे समझाने के लिए पृथ्वी का उदाहरण सबसे अच्छा है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उसे उसका ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और साथ ही वो अपनी धुरी पर भी घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, वो उसका स्पिन मोशन है। क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके पास भी एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे एल कहते हैं, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसे एस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी गेंद नहीं है जो सच में फिजिकली घूम रही हो। स्पिन उसकी एक अंदरूनी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे उसका चार्ज होता है या उसका मास। ये बस उसके पास है। पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ चार्ज का इस्तेमाल करती है, लेकिन स्पिनट्रॉनिक्स इसी स्पिन की खासियत का फायदा उठाती है। एक मिनट, मतलब ये एक अंदरूनी खासियत है, इंट्रिंसिक। ये थोड़ा अजीब है। तो जब हम कहते हैं कि इसका स्पिन +12 या -12 है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, तो इसका क्या मतलब है? ये नंबर कहाँ से आते हैं? यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स की खूबसूरती और उसका अजीबपन सामने आता है। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका स्पिन यूं ही किसी भी दिशा में नहीं हो सकता। वो अपनी धुरी को सिर्फ दो ही तरह से अलाइन कर सकता है, या तो फील्ड की दिशा में, जिसे हम परंपरा के अनुसार स्पिन अप या +12 कहते हैं, या फिर फील्ड की ठीक विपरीत दिशा में, जिसे स्पिन डाउन या -12 कहते हैं। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे अलाइन हो जाए। सिर्फ या तो पूरा साथ में या पूरा विरोध में। ये तो एक डिजिटल स्विच जैसा है, ऑन या ऑफ। बिल्कुल, ये क्वांटम वर्ल्ड का एक नियम है, और इसी अप या डाउन खासियत की वजह से हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक बहुत ही छोटे नन्हे से चुंबक यानी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। उसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यही स्पिनट्रॉनिक्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। हर इलेक्ट्रॉन एक चलता फिरता नन्हा मैग्नेट है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ गई। हर इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट है। लेकिन जब किसी तांबे के तार में करंट बहता है तो उसमें तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ बह रहे होते हैं। तो क्या उस करंट में बहने वाले सारे नन्हे मैग्नेट्स एक ही दिशा में होते हैं? क्या वो पूरा तार एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक साधारण कंडक्टर में, जैसे कॉपर वायर, प्रकृति का नियम है कि चीजें सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में रहना पसंद करती हैं। तो होता यह है कि लगभग 50% इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अप होता है और बाकी 50% का डाउन। अच्छा, तो जब वो सब मिलके बहते हैं तो एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। नेट स्पिन 0 हो जाता है। अच्छा, मतलब आधी टीम एक तरफ धक्का दे रही है और आधी दूसरी तरफ, तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। गाड़ी अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। ये तो एक समस्या है। अगर हमें स्पिन का इस्तेमाल करना है तो हमें इस 50-50 के संतुलन को तोड़ना पड़ेगा। इसे किसी एक तरफ कैसे झुकाया जाए? यहीं पर कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है फेरोमैग्नेट। ये कुछ खास मटेरियल होते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके अंदर पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली स्थायी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनके अंदर के सारे एटॉमिक मैग्नेट्स एक ही दिशा में सजे होते हैं। हाँ, ये तो एक अनुशासित सेना की तरह लग रहे हैं, जहां सारे सैनिक एक ही दिशा में देख रहे हैं, जबकि साधारण तार में सैनिक हर दिशा में देख रहे हैं। हाँ, ये सेना वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। अब सोचिए क्या होगा जब एक साधारण करंट जिसमें 50-50 स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं
इस अनुशासित फेरोमैग्नेट से होकर गुजरता है। फेरोमैग्नेट एक तरह के स्पिन फिल्टर का काम करता है। स्पिन फिल्टर, वो कैसे? वो अपनी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से इस करंट के इलेक्ट्रॉन्स पर असर डालता है। फेरोमैग्नेट उन इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में आसानी देता है जिनका स्पिन उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होता है, और जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन उल्टा होता है उन्हें वो या तो रोकता है या स्कैटर कर देता है, मतलब बिखेर देता है। तो जब करंट इस फेरोमैग्नेट से होकर बाहर निकलता है तो वो अब साधारण करंट नहीं रहता। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब फेरोमैग्नेट से निकलने के बाद करंट में अब 50-50 का अनुपात नहीं रहा, उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अब फेरोमैग्नेट की दिशा में हो गया है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब उस करंट में एक खास दिशा में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का बहुमत है। मान लीजिए 70% अप और 30% डाउन, और इसी को हम स्पिन पोलराइज्ड करंट या संक्षेप में एसपीसी कहते हैं। एसपीसी? जी, ये एक ऐसा करंट है जिसका अपना एक नेट स्पिन है। हमने एक साधारण दिशाहीन करंट को एक खास मैग्नेटिक दिशा वाला करंट बना दिया है। ठीक है, तो हमने एक स्पेशल करंट बना लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस रंगे हुए यानी पोलराइज्ड करंट का हम करेंगे क्या? ये अपने आप में तो किसी काम का नहीं होगा जब तक ये किसी और चीज से इंटरैक्ट ना करे। तो अब अगर इस स्पेशल एसपीसी को एक दूसरे फेरोमैग्नेट के पास ले जाए तो क्या होगा? यही स्पिनट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी का दिल है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पिन ट्रांसफर टॉर्क या एसटीटी। जब ये स्पिन पोलराइज्ड करंट जिसके ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में स्पिन कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। करंट तो बस इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, ये एक बड़े ठोस मैग्नेट को घुमा कैसे सकता है? क्या ये उसे फिजिकली धक्का दे रहा है, जैसे पानी की धार किसी पहिए को घुमाती है? ये तो फिजिक्स के नियमों को तोड़ने जैसा लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है। ये कोई मैकेनिकल धक्का नहीं है, ये क्वांटम लेवल पर होने वाला एंगुलर मोमेंटम का ट्रांसफर है। हर इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन की वजह से एक छोटा सा एंगुलर मोमेंटम लेकर चल रहा है। जब ये लाखों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे फेरोमैग्नेट से टकराते हैं तो वो अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम उस बड़े मैग्नेट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक घूमता हुआ लट्टू जब दूसरे स्थिर लट्टू से टकराता है तो उसे भी घुमा देता है। यहाँ पर करंट के इलेक्ट्रॉन मिलकर उस दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक दिशा को ही पलट देते हैं। वाह, मतलब हम बिना किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ एक खास तरह का करंट बहाकर किसी मैग्नेट की दिशा बदल सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि हमारे पास अब एक स्विच है जिसे हम करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल डिवाइस भी है क्या? बिल्कुल है, और ये हमें सीधे इसके सबसे प्रसिद्ध डिवाइस एप्लीकेशन पर ले आता है जिसे स्पिन वॉल्व कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किसी चीज के बहाव को कंट्रोल करने वाले वॉल्व की तरह काम करता है, लेकिन पानी के बहाव को नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के बहाव यानी करंट को। चलिए इस डिवाइस की बनावट को समझते हैं। सोर्स के मुताबिक इसमें 2 फेरोमैग्नेटिक परतें होती हैं और उनके बीच में एक इंसुलेटर की बहुत पतली नैनो स्केल की परत होती है। बिल्कुल, इसमें एक परत की मैग्नेटिक दिशा फिक्स्ड होती है, उसे हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। दूसरी परत की मैग्नेटिक दिशा को हम बदल सकते हैं, उसे फ्री लेयर कहते हैं। और ये डिवाइस सिर्फ 2 ही अवस्थाओं में काम करता है। ठीक है, तो पहली अवस्था कौन सी है? पहली है पैरेलल यानी समानांतर अवस्था। इस हालत में फिक्स्ड लेयर और फ्री लेयर दोनों की मैग्नेटिक दिशा एक ही होती है। मान लीजिए दोनों की दिशा ऊपर की तरफ है। जब हमारा स्पिन पोलराइज्ड करंट जो फिक्स्ड लेयर से बनकर आया है और जिसका स्पिन भी ऊपर की तरफ है, फ्री लेयर तक पहुंचता है तो उसे पार होने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। सब कुछ एक ही सीध में है तो करंट आसानी से गुजर जाता है। इस अवस्था में डिवाइस का रेजिस्टेंस या रुकावट बहुत कम होती है। इसे हम लो रेजिस्टेंस स्टेट कहते हैं। ये तो समझ आता है। अगर सब कुछ एक ही दिशा में है तो रास्ता आसान होगा। और दूसरी अवस्था क्या होगी? जाहिर है उल्टी। सही, दूसरी अवस्था है एंटी पैरेलल यानी विपरीत अवस्था। इसमें फिक्स्ड लेयर की दिशा तो ऊपर ही है लेकिन फ्री लेयर की दिशा नीचे की तरफ है। अब जब हमारा स्पिन अप वाला करंट फ्री लेयर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। जिनका स्पिन अप है उन्हें डाउन वाली लेयर रोकती है। सोर्स के अनुसार यहाँ डिफ्यूज स्कैटरिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन हर तरफ बिखर जाते हैं और रास्ता नहीं बना पाते। नतीजतन डिवाइस की रुकावट या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
इसे हम हाई रेजिस्टेंस स्टेट कहते हैं। और अब मुझे पूरी तस्वीर दिख रही है। हम स्पिन ट्रांसफर टॉर्क का इस्तेमाल करके उस करंट से उस फ्री लेयर की दिशा को पलट सकते हैं। मतलब हम एक छोटा सा करंट पल्स भेजकर फ्री लेयर को अप से डाउन या डाउन से अप कर सकते हैं। और जैसे ही दिशा पलटेगी, हम इस डिवाइस को एक हाई रेजिस्टेंस ऑफ स्टेट और एक लो रेजिस्टेंस ऑन स्टेट के बीच स्विच कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर मेमोरी का आधार लग रहा है, जो 0 और 1 पर काम करता है। आपने सही समझा, और यही एमराम यानी मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी का आधार है। लेकिन ये सिर्फ एक और मेमोरी नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों? हमारे पास रैम और फ्लैश मेमोरी जैसे एसएसडी में होती है तो पहले से है, ये उनसे बेहतर कैसे है? सोचिए, हमारे कंप्यूटर की रैम को लगातार बिजली चाहिए, वरना वो सब कुछ भूल जाती है। पावर कट हुआ और आपका सारा काम गया, वो वॉलेटाइल है। दूसरी तरफ आपकी एसएसडी या पेन ड्राइव को डेटा याद रखने के लिए बिजली नहीं चाहिए, वो नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन वो रैम के मुकाबले बहुत धीमी है। एमरैम इन दोनों की सबसे अच्छी खूबियों को मिलाती है। ये फ्लैश की तरह नॉन वॉलेटाइल है, यानी बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा याद रखती है, और ये रैम की तरह ही तेज है। इसी एक खासियत ने हमारे गैजेट्स को ज्यादा पावर एफिशिएंट और इंस्टेंट ऑन बनाने का रास्ता खोल दिया है। मतलब भविष्य के कंप्यूटर और फोन को बूट होने में समय नहीं लगेगा, वो हमेशा ऑन रहेंगे और बैटरी भी बहुत कम खर्च करेंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी कितनी सटीक इंजीनियरिंग की मांग करती है, इसका अंदाजा सोर्स में दिए गए एक फॉर्मूले से लगता है। कौन सा फॉर्मूला? सोर्स में बताया गया है कि डिवाइस की परफॉर्मेंस इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि दोनों मैग्नेटिक परतों के बीच जो इंसुलेटर की परत है, उसकी मोटाई, जिसे W कहा गया है, वो कितनी है। इसे एक फॉर्मूला E-W लैम्ब्डा से दर्शाया गया है। अब इस गणित में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह हमें एक चौंकाने वाली बात बताता है। इसमें W उस इंसुलेटर परत की मोटाई है जो कुछ एटम्स जितनी ही होती है। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर वो परत सिर्फ 1 या 2 एटम भी मोटी या पतली हो गई तो ये पूरा स्पिन का असर खत्म हो जाएगा और डिवाइस काम करना बंद कर देगा। ये नैनो स्केल पर की जाने वाली ऐसी इंजीनियरिंग है जिसकी प्रिसिशन को समझना भी मुश्किल है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम खासियत यानी उसके स्पिन से शुरुआत की, जो सुनने में एक बहुत ही अकेडमिक और सिद्धांतिक बात लगती है, और वहां से हम एक ऐसे प्रैक्टिकल डिवाइस तक पहुंचे जो न सिर्फ एक स्विच या मेमोरी बिट की तरह काम कर सकता है, बल्कि हमारी मौजूदा मेमोरी टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर है। बिल्कुल, आज की चर्चा में हमने जो यात्रा की है वो कमाल की है। हमने देखा कि कैसे एक साधारण करंट को एक फेरोमैग्नेट से गुजारकर उसे एक स्पेशल स्पिन पोलराइज्ड करंट या एसपीसी में बदला जाता है। फिर हमने समझा कि ये एसपीसी कैसे स्पिन ट्रांसफर टॉर्क या एसटीटी के जरिए दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक दिशा को ही पलट देता है। और अंत में हमने देखा कि कैसे इस सिद्धांत पर स्पिन वॉल जैसा एक वास्तविक डिवाइस काम करता है, जो हाई और लो रेजिस्टेंस की 2 अलग-अलग अवस्थाएं बनाकर एमरैम जैसी क्रांतिकारी मेमोरी का आधार बनता है। ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी के सबसे गहरे और अजीब लगने वाले सिद्धांत भी हमारी रोजमर्रा की तकनीक को बदलने की क्षमता रखते हैं। सोर्स में भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे न्यूरोमॉर्फिक डिवाइसेस का भी जिक्र था। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक दिशा है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का लक्ष्य है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसानी दिमाग की तरह काम करें, यानी सीखें, पैटर्न पहचानें और बहुत कम ऊर्जा में काम करें। तो स्पिनट्रॉनिक्स इसमें कैसे मदद कर सकती है? देखिए, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिनैप्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो इन सिनैप्स का कनेक्शन मजबूत या कमजोर होता है। ये एक तरह से एनालॉग स्विच है। स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्पिन वॉल्व भी बहुत कम ऊर्जा में अपनी अवस्था यानी रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। उनका ये लो पावर स्टेट बेस्ड व्यवहार दिमाग के सिनैप्स की कार्यप्रणाली से बहुत मिलता जुलता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं जो हार्डवेयर लेवल पर ही सीखने की क्षमता रखते हों। तो आज हमने ये जो स्पिन और मैग्नेट की कहानी समझी, ये शायद भविष्य में ऐसे कंप्यूटर बनाने की नींव रख रही है जो सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि शायद हमारी तरह सोचते और सीखते भी हैं। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।